वो सर्दी की भयानक रात थी। अर्जुन एक भयानक जंगल में निडर होकर काफी देर से एक छोटी सी झोपड़ी के पास खड़ा था। अचानक वो क्रोधित होकर अपने आप से बोला, अब तो हद हो गई, उन सबको यहाँ आ जाना चाहिए था। रात के 3 बज चुके हैं, कल किसी भी हाल में पार्टी को माल देना है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। वो फिर अपने आप से बोला, कहीं उन सब के ऊपर पुलिस की नजर तो नहीं पड़ गई। इतना बोलकर अर्जुन अपनी जीप में बैठ गया। उसकी जीप के पीछे जंगली हाथी के कटे हुए कुछ दांत रखे हुए थे। अर्जुन ने जीप कुछ ही दूर चलाई थी कि तभी जंगल में एक तेज तूफान आ गया और उसकी जीप एक इमली के पेड़ से टकरा गई। ये क्या हो रहा है? इस तूफान को भी अभी आना था। तभी अर्जुन ने देखा कि वो इमली का पेड़ अपनी जमीन से अचानक उखड़ गया। उस पेड़ का तना सिकुड़ने लगा। कुछ ही देर में वो इमली का पेड़ एक भयानक दिखने वाली औरत के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसके शरीर पर भयानक नुकीले पत्ते जुड़े हुए थे। अर्जुन मुंह फाड़ते हुए उससे बोला, कौन हो तुम? अचानक उस औरत की आंखें लाल हो गई और वो अपने मुंह से बड़ी ही भयानक तरह की आवाजें निकालने लगी। अर्जुन की एक दिल दहला देने वाली चीख उस जंगल में गूंज गई। अगले दिन हमेशा की तरह जंगल के किनारे पर एक लाश पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर लाल रंग के रक्त जैसी घास उगी हुई थी। कुछ आदिवासी उस लाश को डरी हुई आंखों से देख रहे थे। फॉरेस्ट ऑफिसर अशोक लाश को काफी देर से देख रहा था। समझ नहीं आता कि इतनी भयानक तरह से आखिर कोई किसी को कैसे मार सकता है, और मरने वाले के शरीर पर ये लाल रंग की घास क्यों उगाती है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर राहुल अपनी जीप लेकर पहुंचा और फॉरेस्ट ऑफिसर से बोला, आखिरकार एक और मुजरिम इस जंगल की भेंट चढ़ ही गया। मुजरिम? और आपको इसकी मौत की सूचना कैसे मिली? आपके सामने जिसकी लाश पड़ी हुई है, मैं उसे जानता हूँ। ये जंगली हाथी के दांतों की तस्करी करने वाला एक तस्कर है। पुलिस से बचने के लिए इन जंगल के अंधेरों में काफी दिनों से छुपा हुआ था। फिर तो इसके और भी साथी होंगे। आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है अशोक जी। इसके कुछ साथी यहाँ पर इसे ढूंढते हुए जरूर आएंगे, और मैं नहीं चाहता कि हमेशा की तरह गिरफ्तार होने से पहले वो सब इस भयानक जंगल की मौत के मुंह में समा जाएं। इसीलिए इसकी मौत की खबर अभी सबसे छुपा कर रखनी होगी। आर्यन, प्रीति, राजू काफी देर से एक पहाड़ पर बने हुए ढाबे पर बैठे हुए चाय पिए जा रहे थे। पिछले 1 घंटे से 4 कप चाय पी चुके हैं हम तीनों। आखिर कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है आर्यन। अभी तक हमें अर्जुन की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला है। बकवास बंद करो प्रीति। 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें अर्जुन को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। प्रीति, राजू सही कह रहा है। हम लेट हो रहे हैं। हमने जंगली हाथी के दांतों का पार्टी से एडवांस भी ले रखा है, और हमारे धंधे में अगर 1 दिन की भी देरी होती है तो उसका अंजाम क्या होता है, ये तुम अच्छे से जानती हो। प्रीति दोनों की बात सुनकर गहरी सोच में डूबती हुई बोली, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब जंगल के अंदर घुसकर देखना ही होगा कि आखिर ये अर्जुन जंगल के कौन से बिल में छुपकर बैठा हुआ है। कुछ ही देर में वो तीनों जंगल की सीमा के बाहर खड़े हुए थे। अब यहाँ से हमें पैदल ही रास्ता तय करना होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अर्जुन तो जीप लेकर जंगल के अंदर घुसा था। प्रीति, तब यहाँ के पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर इतने चौकन्ने नहीं थे। इसीलिए हमें अपनी जीप को झाड़ियों में छुपाकर पैदल चलना चाहिए। वो तीनों पैदल ही धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल में मौजूद घने वृक्षों की वजह से जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था और आसपास एक अजीब सा कोहरा भी फैलता जा रहा था। थक हार कर प्रीति तालाब के किनारे बैठते हुए बोली, हाँ, चलते चलते मेरे पैर जवाब दे गए हैं। और कितनी दूर चलना पड़ेगा? क्या तुम दोनों को अर्जुन का ठिकाना पता भी है? हाँ हाँ, मुझे पता है। ये रास्ता अर्जुन के उस ठिकाने की ओर जाता है जहाँ पर उसने एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी है। हम अपना 2 नंबर का माल उसी झोपड़ी के अंदर रखते हैं। तुम्हें क्या लगता है प्रीति कि तस्करी करना इतना आसान काम है?
अभी तक तो तुमने सिर्फ शहर में बैठकर मजे उड़ाए हैं, अब तुम्हें पता चल रहा होगा। अब चलो। प्रीति मजबूरी में उठकर फिर से आगे बढ़ने लगी। तभी दूर से प्रीति को एक झोपड़ी नजर आई। अरे वो सामने देखो, उस पेड़ के बगल में एक झोपड़ी बनी हुई नजर आ रही है। लगता है हम पहुंच गए। तभी उसकी नजर सामने जंगल के कुछ आदिवासियों पर पड़ी, जो कि उन तीनों को डरी हुई नजरों से घूरे जा रहे थे। प्रीति अपने साथियों से बोली, आखिर ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? तभी एक आदिवासी बूढ़ा व्यक्ति उन तीनों की ओर आ गया और घूरता हुआ बोला, मुझे पता है कि तुम तीनों निर्दोष जानवरों को मारकर उनकी तस्करी करते हो। अभी भी समय है, वापस लौट जाओ। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ से कोई आज तक लौट कर नहीं आया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी राजू ने अपने जेब से पिस्तौल निकाल ली। सीधी तरह से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे गोली चलाने में थोड़ी भी झिझक नहीं होगी। राजू की पिस्तौल देखकर वो बूढ़ा आदिवासी मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में वो तीनों झोपड़ी के अंदर पहुँच गए। अर्जुन कहाँ है? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रीति। सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है और माल भी यहाँ से गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन की सारे माल पर नियत खराब हो गई हो और वो अकेले ही डील करने के लिए चला गया हो? जहाँ तक अर्जुन को मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं करेगा। उसकी जीभ भी गायब है आर्यन। मुझे लगता है कि राजू सही कह रहा है। नहीं प्रीति, अगर ऐसा होता तो उसकी जीभ हमें कहीं ना कहीं नजर जरूर आती। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी जीभ इस जंगल से बाहर नहीं निकली। मुझे लगता है कि हमें उसे तलाशना चाहिए। हो सकता है कि वो खाने की तलाश में कहीं गया हो। खाने से मुझे याद आया कि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। चलो चलकर कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, और साथ ही अर्जुन को भी। आर्यन, प्रीति और राजू खाने की तलाश और अर्जुन को ढूंढने के लिए आगे की ओर निकल गए। प्रीति एक इमली के घने वृक्ष के नीचे खड़ी होकर उसे बड़ी ही गौर से देखती हुई बोली, ओह माय गॉड, कितना खतरनाक दिखने वाला पेड़ है ये। इसका शेप देखो, कितना अजीब और डरावना है। प्रीति ने इतना कहा ही था कि तभी पूरा जंगल किसी औरत की दहाड़ से गूंज उठा। अचानक वो इमली का पेड़ सिकुड़ने लगा और कुछ ही देर में वो भयानक पेड़ एक औरत के रूप में परिवर्तित हो गई और उसके सिर पर 12 सिंहे जैसे दिखने वाले बहुत सारे सींग लगे हुए थे। प्रीति कांपती हुई आवाज में बोली, कौन हो तुम? इमलिका राक्षसनी, यानी कि तुम्हारी मौत। उस भयानक औरत ने इतना कहा ही था कि तभी उसके शरीर से निकली हुई नुकीली शाखाएं बहुत लंबी हो गई और उन नुकीली शाखाओं ने आर्यन को जकड़ लिया। कुछ ही देर में आर्यन की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। ओह माय गॉड, राजू, इसने आर्यन को मार दिया। मुझे विश्वास है कि अर्जुन भी नहीं बचा होगा। तुम सही कह रही हो प्रीति, अपनी जान बचाकर भागो, पता नहीं ये कौन है। राजू और प्रीति वहां से भागने लगे। तभी उनके कानों में इमलिका की भयानक आवाज टकराई, ये जंगल मेरा घर है और तुम दोनों मेरे घर में बुरे इरादे से आए हो। तुम चाह कर भी अपनी मौत से बचकर नहीं भाग सकते। अचानक राजू का पैर एक चट्टान से टकरा गया और वो मुंह के बल गिर गया। तभी इमलिका के शरीर से निकली हुई लंबी शाखाएं राजू के शरीर पर बुरी तरह से चिपट गई और राजू को घसीटते हुए इमलिका के सामने ले गई। अगले ही पल राजू का शरीर सफेद पड़ गया और उसके शरीर में जगह जगह लाल रंग की घास उगने लगी। प्रीति उस तरफ दौड़ी जहां पर कुछ देर पहले कुछ आदिवासी दिखे थे। प्रीति एक पेड़ के पीछे छिप गई। तभी उसकी नजर उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो कि पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था। बाबा, आखिर कौन है ये भयानक बला जिसने मेरे दोनों दोस्तों को बुरी तरह से मार डाला? मैंने तुम सबको चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसका फल तुम्हारे दोस्तों को भुगतना पड़ा और अब तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा।
क्या मतलब मुझे? बरसों पहले इस जंगल में एक औरत रहा करती थी जिसे जंगल के जानवरों से बहुत प्रेम था। जिस इमली के पेड़ को तुमने एक राक्षसनी बनते हुए देखा है, वो औरत उसी पेड़ के नीचे सोया करती थी। और एक रात तुम्हारे ही जैसे शहर से कुछ तस्कर आए और जानवरों को मारने लगे। उस बेचारी औरत ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे मारकर उसी इमली के पेड़ के नीचे फेंक दिया। इमली का पेड़ सांस कम लेता है। अकाल मृत्यु से मरी महिला की आत्मा इस इमली के पेड़ के अंदर समा गई और एक राक्षसनी के रूप में तब से उन तस्करों का वध करने लगी। उस बूढ़े व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि तभी इमलिका के शरीर से निकली हुई नुकीली शाखाएं बिजली की रफ्तार से प्रीति के पास पहुंच गई और प्रीति को जकड़ लिया। प्रीति चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, अब मैं दोबारा इस जंगल में कभी नहीं आऊंगी। मगर प्रीति की चीख का कोई असर नहीं हुआ। प्रीति उस भयानक वृक्ष जैसी औरत के सामने थी। प्रीति के साथ भी वही हुआ जो राजू, आर्यन और अर्जुन के साथ हुआ था। प्रीति के मरते ही वो भयानक औरत फिर से इमली के पेड़ में परिवर्तित हो गई और जंगल में सन्नाटा छा गया। अगले दिन उन तीनों की लाशें जंगल के किनारे पड़ी हुई थी। फॉरेस्ट ऑफिसर इंस्पेक्टर राहुल से बोला, कल रात मैंने जंगल की निगरानी बढ़ा दी थी, मगर पता नहीं ये तीनों किस गुप्त रास्ते से जंगल के अंदर तक पहुंच गए। ये पहुंचे नहीं अशोक जी, बल्कि इन्हें इनकी मौत यहां तक खींच लाई। अब तुम क्या करोगे? वही जो तुम करते हो, हमेशा की तरह आराम। जब हमारा काम कोई और कर रहा है तो फिर हमें सरदर्द मोल लेने की क्या जरूरत है? इंस्पेक्टर राहुल की बात पर फॉरेस्ट ऑफिसर अशोक मुस्कुरा कर रह गया। निगम हॉस्पिटल में मरीजों का मेला लगा रहता था। यहाँ अधिकतर एक्सीडेंट के सीरियस केस आते हैं। आज भी एक्सीडेंट का एक ऐसा ही केस हॉस्पिटल में आया है। मरीज खून से लथपथ है। नर्स सुरेखा मरीज की देखभाल के लिए वहां आती है। मरीज बेहोश है, लेकिन उसके बदन से खून निकल रहा है, जिसे देखकर नर्स सुरेखा अचानक डरावने अंदाज में हंसते हुए मरीज के बदन का खून छांटने लगती है। तभी डॉक्टर शर्मा इमरजेंसी वार्ड में आते हैं और सुरेखा को खून पीते हुए देखकर हैरान होते हैं। सुरेखा, सुरेखा, ये तुम क्या कर रही हो? प्यास लगी थी, इसलिए खून पी रही हूँ। अरे क्या तुम चुड़ैल हो जो खून पी रही हो? हाँ, सही पहचाना आपने, मैं चुड़ैल रक्त बीजा हूँ। सुरेखा अब चुड़ैल के रूप में दिखाई देती है। उसकी जबान बहुत लंबी है, जो बाहर निकलकर मरीज का खून चाट रही है। डॉक्टर शर्मा सुरेखा को चुड़ैल के रूप में देखकर बहुत डर जाते हैं। डॉक्टर शर्मा बाहर जाने लगते हैं। चुड़ैल रक्त बीजा अपनी जबान को लंबा करके डॉक्टर शर्मा की गर्दन पकड़ती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगी। अगर तुमने बाहर मुंह खोला तो मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगी। चुड़ैल रक्त बीजा डॉक्टर शर्मा को छोड़ देती है। डॉक्टर शर्मा बेहोश होकर नीचे गिरते हैं। चुड़ैल रक्त बीजा फिर से मरीज का खून चाटने लगती है। अगले दिन सुबह नर्स सुरेखा डॉक्टर शर्मा के केबिन में आती है। डॉक्टर शर्मा उदास बैठे हैं। डॉक्टर शर्मा, मैंने सुना आप जा रहे हैं? हाँ, मैंने अपना ट्रांसफर करा लिया है। अब तुम आराम से यहाँ अपनी मनमानी करो। क्या मतलब? होशियार मत बनो, मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है, चुड़ैल रक्त बीजा। डॉक्टर शर्मा अपना बैग लेकर वहां से चले जाते हैं। सुरेखा फिर अपना रूप बदलकर रक्त बीजा बन जाती है। अब मैं खून पीने के लिए आजाद हूँ। आज कोई एक्सीडेंट का केस नहीं आया, इसलिए मुझे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक जाना पड़ेगा। वहां तो खून ही खून है, जी भर के पीऊंगी।
रक्त बीजा वापस सुरेखा बन जाती है और केबिन से बाहर निकलकर ब्लड बैंक की तरफ जाती है। चुड़ैल रक्त बीजा सुरेखा के रूप में अस्पताल में घूम घूम कर खून पीने लगती है। अचानक अस्पताल का ब्लड बैंक खाली हो जाता है। अस्पताल का स्टाफ एक दूसरे पर ब्लड चोरी का इल्जाम लगाता है। इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है। अरे क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब, अस्पताल में ब्लड चोरी हो रहा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे अस्पताल का ब्लड बैंक 2 दिन में खाली हो गया। अरे आपके स्टाफ में ही तो कोई चोर ना है? पता नहीं ब्लड चुराने वाला चोर है या चुड़ैल। अरे डोंट वरी डॉक्टर साहब, जब बात पुलिस स्टेशन तक आई गई है तो पुलिस उस ब्लड चोर को पकड़ ही लेगी। इंस्पेक्टर अस्पताल की इस घटना के बारे में सोचने लगता है और चोर को पकड़ने की योजना बनाता है। सुरेखा इससे अनजान खून की तलाश में अस्पताल के मुर्दा घर तक पहुंचती है और मरे हुए लोगों का खून पीने लगती है। अस्पताल खून की कमी के कारण ब्लड डोनेट के लिए अपील करता है और ब्लड डोनेट करने वालों की भीड़ वहां लग जाती है। अस्पताल के सामने एक एम्बुलेंस आकर रुकती है जिसमें एक्सीडेंट का एक इमरजेंसी मरीज है जिसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना है। मरीज एम्बुलेंस में लेटा हुआ है। मरीज के साथ सुरेखा को भेजा जाता है। सुरेखा एम्बुलेंस में आकर बैठती है और मरीज को देखकर चौंक जाती है। मरीज डॉक्टर शर्मा है जो बेहोश हैं। एम्बुलेंस तेजी से चलने लगती है। अरे ये तो डॉक्टर शर्मा है, बड़े भले आदमी हैं। इनका एक्सीडेंट कैसे हो गया? एम्बुलेंस में ब्लड की एक बोतल रखी है जिसे देखकर सुरेखा खुश हो जाती है और अपना रूप बदलकर चुड़ैल रक्त बीजा बन जाती है। खून की बोतल, वाह डॉक्टर शर्मा, मेरा काम हो गया। एम्बुलेंस एक आश्रम में आकर रुकती है। इंस्पेक्टर जो एम्बुलेंस चला रहा था बाहर आकर एम्बुलेंस का दरवाजा खोलता है। डॉक्टर शर्मा खून की बोतल लेकर नीचे उतरते हैं। उस बोतल में चुड़ैल रक्त बीजा बंद है। आश्रम के पुरोहित एम्बुलेंस के पास आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, चुड़ैल रक्त बीजा इस बोतल में है। अरे वाह डॉक्टर शर्मा, आपने बड़ी बहादुरी से हमारी योजना को सफल बनाया। जी हाँ जजमान, आप दोनों ने अपना काम कर दिया। अब मेरा काम बाकी है। ये बोतल मुझे दीजिए। पुरोहित डॉक्टर शर्मा से बोतल लेकर उस पर मंत्र पढ़ते हैं और उसका ढक्कन खोलते हैं। बोतल से चुड़ैल रक्त बीजा बाहर निकलती है। पुरोहित चुड़ैल पर मंत्र पढ़कर फूंकते हैं। चुड़ैल अब उस मंत्र की शक्ति में बंद हो जाती है और चिल्लाने लगती है। डॉक्टर शर्मा, ये दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी और तुम्हारे परिवार को भी मार दूंगी। तुमने बहुत लोगों का खून पी लिया है। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है रक्त बीजा। अरे पुरोहित जी, इस चुड़ैल से नर्स सुरेखा को मुक्त करा दीजिए, नहीं तो वो भी मर जाएगी। पुरोहित एक बार फिर मंत्र पढ़कर चुड़ैल पर फूंकते हैं। चुड़ैल के शरीर से सुरेखा बाहर निकलती है। अब सुरेखा पहले की तरह सामान्य है। पुरोहित जी, इस चुड़ैल ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मेरे जैसी शाकाहारी औरत को खून पीने वाली रक्त बीजा बना दिया था। इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। जी हाँ जजमान, चुड़ैल रक्त बीजा की जीवन लीला अब समाप्त होगी। पुरोहित चुड़ैल रक्त बीजा को फिर से खून की बोतल में बंद कर देते हैं और बोतल को हवन कुंड में डालकर चुड़ैल रक्त बीजा को भस्म कर देते हैं। सुरेखा पुरोहित का आशीर्वाद लेकर निगम अस्पताल में काम करने लगती है। डॉक्टर शर्मा भी निगम अस्पताल में वापस आ जाते हैं। निगम अस्पताल अब चुड़ैल रक्त बीजा के शाप से मुक्त हो जाता है।